नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही गुरुग्राम आएंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होने से गुरुग्राम और दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। साथ ही परियोजना में सड़क परिवहन की 4 श्रेणी जो कि टनल, अंडरपास, फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए गए हैं, यानी इसके बनने से जाम से भी निजात मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने से भी कम समय में दूसरी बार हरियाणा का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम 11 मार्च को गुरुग्राम में रोड शो कर द्वारका एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो दिल्ली से शुरू होकर गुरुग्राम में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री 16 फरवरी को रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करने पहुंचे थे। 1 महीने के अंतराल में ही प्रधानमंत्री का दूसरी बार गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री का हरियाणा से विशेष तौर पर प्यार रहा है और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो हरियाणा आकर करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देते हैं। मुझे 10 तारीख के बाद 11 तारीख के बाद ही लग रहा है, क्योंकि उसका एक संकेत मैं कर रहा हूं। फाइनल सूचना आएगी तो आपको बताऊंगा। संभवतः 11 तारीख को, 11 मार्च को प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरुग्राम आने वाले हैं। और उस दिन संभवतः अगर डिपार्टमेंट की ओर से सब चीजें क्लियर हो गई तो द्वारका एक्सप्रेसवे उसका उद्घाटन होने वाला है। चुनाव घोषणा होने से पूर्व कई कार्यक्रम आएंगे, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है। अलग से सूचना सभी हमको मिलेगी, लेकिन अब हर कार्यक्रम को हमने पूरे मनोयोग से अपने अपने क्षेत्र में पूरा करना है। द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होने से गुरुग्राम और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही इस परियोजना में सड़क परिवहन की 4 श्रेणी जो कि टनल, अंडरपास, फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर होंगे। हरियाणा वाले हिस्से में एक सड़क की लंबाई 18 किलोमीटर से ज्यादा होगी और दिल्ली वाले क्षेत्र में 10 किलोमीटर से ज्यादा। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसमें 9 किलोमीटर लंबाई में सिंगल पिलर पर 8 लेन का 34 मीटर चौड़ा एलिवेटेड रोड भी है, जो कि देश में अपनी तरह का पहला एलिवेटेड रोड है। पिछले साल ही जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आए थे तो उन्होंने इस एक्सप्रेसवे की खासियत बताई थी। इस एक्सप्रेसवे का रोड नेटवर्क 4 स्तर का है। टनल भी है, अंडरपास भी है,
ग्रेड रोड भी है और एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर ये भी है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3 लेन सर्विस रोड बनाई जा रही है, 8 लेन मेन कैरेज वे और 6 लेन सर्विस रोड, तो ये 14 लेन अवेलेबल होगी। ये 8 लेन टनल बनाई जा रही पहली बार। इसमें हरियाणा और पश्चिम दिल्ली के लोगों को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी और काफ़ी सुविधा होगी जाने और आने की। तो एक बहुत बड़ा फायदा हरियाणा और दिल्ली के लोगों को इसके कारण होगा। हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे पटौदी रोड में हरसुर के पास और फरूक नगर स्टेट हाईवे जो है में बसे के पास इंटरसेक्ट करेगा। हमने हरियाणा को जोड़ने वाले रोड भी इसमें अच्छे बनाए हैं। इसके अलावा यह दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन में गुड़गांव सेक्टर 88B के पास और भरतल में UR2 को भी क्रॉस करेगा। एक्सप्रेसवे को गुड़गांव के सेक्टर 88, 83, 84, 19 और 113 से होते हुए द्वारका सेक्टर 21 के साथ ग्लोबल सिटी से जोड़ा जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS सुविधा होगी। साउथ दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए टनल का निर्माण शीघ्र ही शुरू होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये जो दिल्ली गुड़गांव के रोड पर आज जो ट्रैफिक है 3 लाख PCOs तक है, वो इसमें काफी सुविधा होगी। इस द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मेट्रिक टन स्टील का उपयोग हो रहा है, जो एफएल टावर बना है स्टील का उससे 30 गुना अधिक है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20 लाख घनमीटर कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है, जो बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट से 6 गुना अधिक है। देश में पहली बार इस एक्सप्रेसवे में 12,000 वृक्षों को हमने ट्रांसप्लांट किया है, हमने काटा नहीं है। हम वृक्षों की रक्षा करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दिल्ली गुड़गांव के बीच प्रतिदिन वाहनों के भारी दबाव रहा है और ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम के कारण ये पूरी समस्या ये हरियाणा और दिल्ली दोनों प्रदेश के लिए ये काफी सुविधा का होगा। हरियाणा में ये एक्सप्रेसवे पटौती रोड NH26 में हरसरू के पास और फरूखनगर NH15A में बसई के पास मिलेगा। इसके अलावा ये दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन को गुरुग्राम के सेक्टर 88B के पास और भरतल में भी क्रॉस करेगा। एक्सप्रेसवे गुरुग्राम जिला में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी के साथ साथ सेक्टर 88, 83, 84, 99, 113 को द्वारका सेक्टर 21 से जोड़ेगा। गुरुग्राम के लोगों के लिए सरकार की एक बड़ी सौगात है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न केवल गुरुग्राम बल्कि NCR क्षेत्र में सड़कों के ढांचागत तंत्र को भी नया विस्तार मिलेगा, जिसका लाभ इस क्षेत्र के नए सेक्टर में रहने वाले लोगों को भी होगा। साथ ही क्षेत्र में तरक्की भी होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 खंडों में प्रगति पर है, जिनमें दिल्ली क्षेत्र में पहला महिपालपुर के शिव मूर्ति से ब्रजवासन तक, दूसरा ब्रजवासन ROB से गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा सीमा तक, हरियाणा क्षेत्र में तीसरा दिल्ली हरियाणा सीमा से बसई ROB तक और चौथा बसई ROB से खेड़की दौला तक है। दिल्ली में पहले खंड के निर्माण पर 2507 करोड़ रुपए, दूसरे पर 2068 करोड़ रुपए, हरियाणा क्षेत्र में तीसरे पर 2228 करोड़ रुपए और चौथे खंड के निर्माण पर 1859 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल मिलाकर ये एक्सप्रेसवे आगामी दिनों में जनता को प्रधानमंत्री के द्वारा समर्पित कर दिया जाएगा। तो पिछले 9 साल से ज्यादा के समय में हरियाणा की मनोहर सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का काम किया है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से सदन में सहकारी समितियों में गड़बड़ी को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी जिलों में बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा।
हरियाणा की मनोहर सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए लगातार काम कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3C पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, चाहे वो क्राइम हो या करप्शन या फिर कास्ट की बात हो। 3C 3C इनसे निजात पाने का काम भी हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले करप्शन, फर्स्ट सी करप्शन, दूसरा सी क्राइम और तीसरा सी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति में लोगों को झोंक दिया और जातियों में बांट करके रख दिया। हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। सारे हरियाणा के समाज को एक स्तर, एक समान मान करके, समरसता ला करके और समाज की सेवा का हम काम करेंगे। आपको मित्रों ध्यान में होगा कि जब 2014 में सबसे पहली बार हमने सरकार संभाली थी, उससे पहले मैंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यह है कि हम सबसे पहले अपने आप को हरियाणवी माने। हमारे छोटे छोटे वर्ग हो सकते हैं, जातियां भी हो सकती हैं, व्यवसाय हमारे हो सकते हैं, आयु का अंतर हमारा हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से ऊपर अगर एक सोच लेकर के चलनी है तो हम हरियाणवी हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात को यदि लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। कई मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि 26 अक्टूबर 2014 को बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई। 2014 में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बन गई थी। इस दौरान सरकार ने बहुत काम किए। विपक्ष के विरोध से कई काम सामने आए, हमने उनमें सुधार भी किया। हमने विपक्ष के सकारात्मक विचार साथ लेकर राजनीति की। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्लूप्रिंट पर लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 3C यानी करप्शन, कास्ट और क्राइम पर प्रहार करने का काम किया है। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरीज भी होती हैं, कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लोग जो हैं भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी हम सख्ती भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। आज से 10 साल पहले जो व्यवस्थाएं होती थी और आज उसके 10 साल के बाद, हमारे 9 साल के 9.5 साल के शासन करने के बाद क्या कोई परिवर्तन आपको लगता है अथवा नहीं है? अगर परिवर्तन लगता है तब भी आप हमारी जानकारी में लाएं, और अथवा कोई कठिनाई आती है उसके बारे में भी आप हमको बताएं। मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि जिले में जिला उपायुक्त के कार्यालय में भी तथा ब्लॉक के अनुसार अन्य कार्यालयों में भी हम अपनी सुझाव पेटिकाएं रखें, और उन सुझाव पेटिकाओं में आप यदि हमारे पास कोई बात सुझाव के रूप में भेजना चाहते हैं तो बंद लिफाफे में उसके ऊपर लिख करके कि सीएम के लिए, सीएम हरियाणा के लिए एक लिफाफे पर लिख करके उसमें डाल देंगे। तो उपायुक्त महोदय इन सब जो भी एनवलप होंगे उनको एकत्र करके वो हमारे पास भेजेंगे। भ्रष्टाचार भी कई प्रकार का ऐसा ध्यान में आता है। एक होता है आर्थिक भ्रष्टाचार, उसमें लोग हमसे पैसे की मांग करते हैं और पैसा जो है किसी न किसी रूप में हमारे से मांगते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इस भ्रष्टाचार के अलावा हमको वो थका देते हैं, बार बार चक्कर कटाते हैं, और ताकि हम परेशान हो जाएं तो हम अपने आप कहेंगे, और कोई बीच में बिचौलिया भी हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता है जो कहता है मैं आपका काम करा के देता हूं, और वो उसका एक एजेंट बन करके और काम करेंगे। तो हम लोग इन सब विषयों पर ध्यान करते हुए कई प्रकार के जो हमने प्रयोजन किए हैं इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कानून अपनी जगह काम करता है, पॉलिसीज बनाई हैं, छापे भी लगाते हैं, रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं। साथ में एक और अभियान भी हमने चलाया है। जैसा जानते हैं हम कि हरियाणा में लगभग 4 लाख ऐसे, 3 लाख से ऊपर, 4 लाख से कम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यानी विभागों के अथवा बोर्ड कॉर्पोरेशन के काम करते हैं। एक योजना बना करके, जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मिशन कर्मयोगी, ये एक अभियान उन्होंने चलाया। हमने भी हरियाणा मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग, इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है। और वो कर्मचारी लगातार अब इस काम को पिछले 20 नवंबर से हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये
ट्रेनिंग की जा रही है और इस ट्रेनिंग का 31 मार्च तक एक राउंड ये पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं उनको बूस्ट मिलेगा और जहां कहीं कोई किसी के मन में कोई कमी है उनको भी समझाया बुझाया जा सकेगा। दंडित करते साथ साथ हम उनको वार्निंग भी देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा तो उसका सामाजिक एक प्रकार से जो जानकारियां हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि लोक लाज आदमी को बहुत प्यारी होती है, तो चाहे उसकी लोक लाज खराब हो और चाहे उसको एक्सपोज करना पड़े तो हम उसमें एक्सपोज करने में पीछे नहीं रहेंगे ताकि व्यक्ति घबरा करके और अपने आप ऐसा काम न करें। तो ऐसे ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये भी ठीक है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से व्यक्तियों को और तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सिस्टम बिगड़ जाता है और सिस्टम को भी ठीक करना होता है। तो शायद इस भय से अथवा दंड से अथवा कानून से सिस्टम को तो ठीक नहीं किया जा सकता। सिस्टम तो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है, उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि देश में जैसे अपने नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे उनकी यानी नेता के साथ नीयत भी हमारी ऐसी है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करें और नीतियां भी हमारी ऐसी हैं। हमें याद है मोदी जी ने ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अर्थात भ्रष्टाचार को इस देश और प्रदेश से हम जड़ से मिटाएंगे, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया है। वहीं हाल ही में सहकारी समितियों में गड़बड़ी को लेकर खुद सरकार ने संज्ञान लिया और करप्ट अधिकारियों पर शिकंजा भी कसा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस बारे में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी जिलों में बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये टास्क फोर्स वर्ष 1992 से लेकर आज तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच करेगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन समितियों को अभी तक 328 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से 259 करोड़ रुपए का उपयोग दिखाया गया है। शेष पैसा बैंकों में ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने समितियों का ऑडिट भी करवाया था और ऑडिट में जब कमियां पाई गई तो सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर ये मामला जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा। एसीबी ने इस मामले में 9 एफआईआर भी दर्ज की और 4 जिलों में समितियों की जांच में 8 करोड़ 80 लाख रुपए की अनियमितताएं मिली। संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पैसे की रिकवरी के लिए विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है। अन्नू कौशिक, ARCS का मोहाली में एक फ्लैट, एक घर, 29 कनाल 5 मरला भूमि और बैंक अकाउंट को अटैच किया गया है। इसी प्रकार राम कुमार पूर्व RCS, उनका कुरुक्षेत्र में आवासीय प्लॉट और बैंक अकाउंट, योगेंद्र अग्रवाल का मोहाली में फ्लैट और बैंक अकाउंट, सुमित अग्रवाल और उनकी पत्नी का बैंक अकाउंट और फ्लैट, नितिन शर्मा का जीरकपुर में फ्लैट और बैंक अकाउंट अटैच कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी अभी सस्पेंड किए गए हैं, अगर वो जांच में दोषी पाए गए तो उन्हें भी बर्खास्त किया जाएगा। सब केसेस के ऑडिट 2008-9 की समिति का भी ऑडिट हो चुका, 2014 का ऑडिट हो चुका, 2023 में 3 अप्रैल को हो चुका, फिर 2014 के, 2017 के जो ऑडिट हो चुके हैं वो भी हमारे पास हैं, जो ऑडिट चल रहे हैं वो भी हमारे पास है। डिटेल को तो एक एक जिले का बता देता हूँ। नहीं, बचाने का विषय नहीं है। जो आप कह रहे हैं ऑडिट नहीं हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ ऑडिट चल रहा है, ऑडिट हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, ऑडिट हुआ, ऑडिट में कमियां पाई गई, सुओ मोटो हमने उसका नोटिस लिया, हमने एसीबी को दिया, एसीबी ने 9 एफआईआर लिखी हैं और 9 एफआईआर में कुछ तो चीजें उन्होंने जांच कर ली है और जांच भी अभी 4 जिलों की जांच है। ये ठीक है कि 4 जिलों में उन्होंने 8.80 करोड़ रुपए का एक राशि निकाली कि इतना हमारे पास कन्फर्म हुआ है। उसी में से अंदाज लगा करके जब सारी बातें होती हैं कि अगर 4 जिलों में 8 करोड़ निकल आया तो फिर सब 22 जिलों में तो 100 करोड़ निकल आएगा। कहीं 100 करोड़ का विषय अभी तक आया नहीं है, 8.8 करोड़ का आया है। दोषी अधिकारी जो है उनके नाम उल्लिखित हो गए, उनको जिनको बाहर कर दिया वो भी सब बता दिया गया है, जिनको सस्पेंड किया वो भी बता दिया गया है और जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है वो जानकारियां भी मैं आपको दे देता हूं कि जिनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, एक एक करके बताता हूं। अन्नू कौशिक, उसका एक मकान मोहाली, एक फ्लैट ये भी मोहाली, एग्रीकल्चर लैंड है 69 कनाल 5 मरले, बैंक अकाउंट है
सेक्टर 12 करनाल, ये 4 चीजें उनकी अटैच हो चुकी हैं। इसी प्रकार से राम कुमार, उस समय के ARCS, उनका एक रेजिडेंशियल प्लॉट सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र, एक बैंक अकाउंट है उनका कैथल, ये अटैच हो चुके हैं। योगेंद्र अग्रवाल, इनका एक फ्लैट 1607 मोहाली, फिर एक अकाउंट है अंबाला, ये अटैच हो चुके हैं। सुमित अग्रवाल फ्लैट नंबर 1605, और फिर 2 अकाउंट है, एक नारनौल में, दोनों ही नारनौल के हैं। एक रचना अग्रवाल, उनकी कोई भी संबंध होगा, रचना अग्रवाल वाइफ ऑफ सुमित अग्रवाल, तो पति पत्नी दोनों के अकाउंट ये अटैच हो चुके हैं। नितिन शर्मा, उनका एक फ्लैट, ये फ्लैट है जीरकपुर, और इसी प्रकार से अकाउंट ये है पंचकुला, ये 2 ये अटैच हो चुके हैं। इस प्रकार से जो एक्शन हुए वो हुए हैं। अब ये दुखद बात ये है कि 1992 से लेकर और अभी तक के सारे विषय बहुत दुखद है कि भी सब समय ये सारे विषय हुए तो किसी ना किसी के साथ तालमेल करके हुए हैं। अब तालमेल करके जब होते हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि कौन कौन कल्प्रिट थे। जितने कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन तो हुआ है, एसीबी इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, लेकिन ये सैकड़ों समितियां हैं, थोड़ी नहीं है। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि एक एसीबी, हालांकि एसीबी अपने आप में कोई भी केस जाता तो उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन केसेस बहुत होते हैं, उनको भी समय ज्यादा लगे ना लगे, इसलिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि एसीबी के अंतर्गत एक स्पेशल टास्क फोर्स केवल इन समितियों के और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम गठित कराएंगे कि केवल इन सैकड़ों जो समितियां हैं किसी भी जिले की हैं उनका सबका इन्वेस्टिगेशन होगा, और सबकी रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ जो कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा उसको भी पकड़ेंगे, सामान्य होगा उसको भी पकड़ेंगे। लेकिन ये जो राशि है, और ये बात भी ठीक बता दी मंत्री जी ने कि कुल 300 कुछ करोड़ रुपया जो है ये सैंक्शन हुआ उस समय से लेके आज तक 328 करोड़, जिसमें से 259 करोड़ ही यूटिलाइज दिखाया गया है, जिसके अंदर कोई संभावना हो सकती है। 69 करोड़ रुपया तो बैंकों में उसका आज भी बाकी पड़ा हुआ है। तो इस 259 करोड़ रुपए में जितना भी इसके अंदर कोई चीज मिलेगी वो फिर 8.5 करोड़ मैंने बताया, 8.80 करोड़ ये बता दिया, और जितना भी बढ़ेगा इसके ऊपर एक एक पैसा आना पाई जितना भी रिकवर किया जाएगा रिकवर करेंगे। उनकी सर्विस जो है, कईयों को तो बर्खास्त कर दिया है, जिनको सस्पेंड किया वो दोषी पाए जाएंगे उनको भी बर्खास्त करेंगे, क्योंकि सस्पेंशन होती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद दोषी होंगे तो उनको भी हम बाहर करेंगे, उसको रखेंगे नहीं। लेकिन आगे से इन सब चीजों का ऑडिट साथ साथ हो रहा है, ऑडिट होते ही और जो जानकारी मिलेंगी वो भी हम एसीबी से कराएंगे। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार लगातार राज्य के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, और इसका नतीजा धरातल पर पिछले लगभग 9 सालों से नजर भी आ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी राज्य की आम जनता की समस्या सुनने के साथ उसके निस्तारण के लिए शुरुआत से ही काफी सक्रिय रहे हैं। पिछले 9 सालों से ज्यादा समय में हरियाणा सरकार अलग अलग हिस्सों में आ रही समस्याओं से निजात पाने के लिए 3C पर काम कर रही है। तो 3C की अगर बात की जाए तो क्राइम, करप्शन और कास्ट, इन तीनों को लेकर हमने देखा है कि पिछले लगभग 10 सालों में मनोहर सरकार की तरफ से काम किया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की गई है और काफी हद तक खत्म भी किया गया है। इसके अलावा कास्ट की राजनीति को परे किया गया है, और करप्शन को लेकर तो हमने देखा है कि ज्यादा ही सक्रियता निभाई गई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।